अलका के मायके में आज फंक्शन था। अलका की चाची ने सोसाइटी में नया फ्लैट लिया था। वो अपने नए फ्लैट का मुहूर्त कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अलका और उसके ससुराल वालों को भी फंक्शन में बुलाया। अलका अपने ससुराल वालों के साथ फंक्शन में पहुंचती है। चाची, आपका घर तो बहुत सुंदर है, ये सब बना बनाया मिला है क्या? हाँ, सब कुछ पहले से ही बना हुआ मिला था, फुल्ली फर्निश्ड लिया था। हम तो कुछ भी नहीं लाए थे, सारा सामान पुराने मकान में ही बेच बाच कर आ गए, सब कुछ नया है। बहुत सुंदर है चाची, अब तो आपके मजे हैं, नए घर में रहोगे। अलका, मैं तो सोच रही हूँ सुधा ने जैसा घर खरीदा ऐसा हम भी खरीद लें। हम तो खुद बेचने के लिए सोच रहे हैं। सच माँ पापा, जल्दी से आप भी बढ़िया घर खरीद लो चाचा के जैसा। हाँ, बहुत जल्दी लेंगे। अलका, तुम भी अपना नया घर ले लो। हमने देखा है तुम्हारा घर भी बहुत पुराना है। अरे उसे बेच क्यों नहीं देते? नहीं चाचा जी, वो घर मम्मी पापा को जान से भी प्यारा है। पापा मम्मी उस घर को कभी नहीं बेचेंगे। उस घर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। अलका के पति सुनील ने जब घर बेचने के लिए मना किया तो अलका का मुंह बन गया और घर आकर उसने लड़ाई डाल दी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये घर बेच कर रहूंगी, मुझे नया फ्लैट लेना है। नहीं बहू, हमारे जीते जी ये घर कभी नहीं बिकेगा। हाँ, तो क्या मैं आप लोगों के ऊपर जाने का इंतजार करूं? अलका की बात सुनकर सबको बहुत सदमा लगता है। सुनील अलका पर गुस्सा निकालने ही वाला था कि तभी सास उसका हाथ रोक लेती है। शर्म नहीं आती अलका तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? मेरे माता पिता के लिए तुम ऐसा सोचती हो? सुनील बेटा, शांत हो जा, बहू पर ऐसे गुस्सा नहीं होते। तुम जितना मर्जी मेरे ऊपर गुस्सा कर लो, इस घर को तो मैं बेच कर ही रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ, भाभी को क्या हो गया है? वो हमारे लिए कितना गलत सोचती हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं भाभी ये घर सच में ना बेच दे, फिर हम कहाँ जाएंगे भैया? पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अलका ने सोच लिया था कि उसे इस पुराने घर से निकलना है, इसलिए वो तरह तरह के तरीके सोचने लगी कि किस तरह से वो घर को बेच सके। एक दिन अलका बाजार से लौट रही थी, तभी उसे एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस दिखाई देता है, जिसके बाहर लिखा था कि हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो ऑफिस के अंदर चली गई। कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। जी नमस्ते, मेरा नाम अलका है, मुझे घर बेचने के बारे में बात करनी है। क्या आप घर भी खरीदते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम तो बैठे इसलिए जी। घर खरीदना बेचना, दुकान खरीदनी बेचनी, हम तो यही सब काम करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हो तो हम खरीद लेते हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपना ससुराल बेचना है। मेरा मतलब है मुझे अपना ससुराल का पुराना पुश्तैनी घर बेचना है, जो बहुत खराब कंडीशन में है। अब उसमें रहा नहीं जाता और उसकी जगह मुझे एक नया बढ़िया फुली फर्निश्ड जो आजकल चल रहा है ना, वो फ्लैट लेना है। सोसाइटी में मिलते हैं ना? कोई बात नहीं, पुराना मकान तो कोई दिक्कत नहीं, बिक जाएगा, मैं खरीद लूंगा। पर आपको मुझे घर के कागज तो देने होंगे और उसके बिना तो मैं मकान नहीं ले पाऊंगा। किसके साइन है वो भी करवाने होंगे। किसका नाम है पहले पेपर पर, उसके साइन होंगे, तभी मैं मकान खरीदूंगा। वो आप चिंता मत करो, मैं आपको सारे कागजात ला दूंगी घर के, बस मुझे कुछ दिनों का टाइम दो आप। अच्छा, मुझे पैसे कब तक मिल जाएंगे मकान के? आप मुझे घर के कागज दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। एक हाथ दो एक हाथ लो, यही काम होता है हमारे यहाँ। ज्यादा कस्टमर को वेट नहीं करवाते हम। ठीक है, तो मैं अगले हफ्ते आपके पास आती हूँ। नमस्ते। क्या अलका घर का हिस्सा मांगेगी या फिर प्रॉपर्टी के कागज चुराएगी, या फिर कोई ऐसा तरीका अपनाएगी जिससे खुद ही घर वाले उसे घर बेचने दें, या फिर लड़ाई झगड़ा करके जबरदस्ती घर के पेपर्स पर अपने ससुर के जो घर उनके नाम है उनके साइन लेगी? क्या अलका सचमुच अपनी ससुराल को बेच देगी? ये तो आगे आने वाली कहानी में ही पता चलेगा। माँ जी पापा जी, अच्छा हुआ मौसी जी के घर शादी में चले गए। सुनील जी तो उनके साथ ही गए हैं और साक्षी अपने कमरे में सो रही है। ये रही अलमारी की चाबियां, जरूर घर के कागज इसी अलमारी में होंगे। सबके आने से पहले मैं अलमारी में से घर के कागज निकाल लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कागज तो मिल जाएंगे पर मुझे साइन भी तो लेने हैं, वो भी सुबह, तो फिर धोखे से लेने पड़ेंगे। अलका ने अगले दिन बहाने से ससुर के साइन ले लिए। पापा जी, आपसे एक काम था। सुनील जी तो चले गए हैं, मुझे जरूरी साइन चाहिए थे, एक कोर्स के लिए कहीं बात की थी, आप कर दोगे? हाँ हाँ बहू, लाओ, कहाँ साइन करने हैं? ये यहाँ बाबूजी। अलका ने बहाने से चालाकी से अपने ससुर के साइन ले लिए। अलका के ससुर ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अलका उनकी बहू थी। वो चुपचाप घर के पेपर लेकर घनश्याम नाम के उस आदमी के पास जाती है। अब तो मैंने आपको अपने घर के कागज दे दिए, पूरा ससुराल आपको बेच दिया है। अब आप जल्दी से मुझे पैसे दे दो ताकि मैं एक नया फ्लैट खरीद सकूं। हाँ, क्यों नहीं, एक काम करो, मैं आपको बढ़िया फुली फर्निश्ड बढ़िया फ्लैट दिलवा दूंगा। आप कल ही मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो फिर मैं आपके पास कल आती हूँ। अलका बिना पैसे लिए चली जाती है। अगली सुबह घनश्याम घर खाली करवाने के लिए आ जाता है। चलो भाई चलो, लड़को, इनका सामान बाहर फेंको, अब ये घर मेरा है, घर को खाली कर दो जल्दी से। हैं, अब कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? हमारे घर में ऐसे क्यों घुसे चले आ रहे हो? और ये क्या बोल रहे हो कि ये घर तुम्हारा है? पागल तो नहीं है तुम? घनश्याम जी, आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, और आपने तो मुझे घर के बदले फ्लैट दिलवाना था। उससे पहले हम यहाँ से थोड़ी जा सकते हैं जब तक हमें हमारा फ्लैट ना मिल जाए।
अरे कौन सा फ्लैट? मैंने किसी फ्लैट को देने की बात नहीं की। तुमने मुझे ये घर के कागज दिए और ये घर मेरा है। जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। पापा, लगता है इन अंकल का दिमाग सठिया गया है। शायद ये जानते नहीं है कि जो घर के कागज इनके हाथ में है वो नकली हैं। बहुत अच्छा काम किया साक्षी बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारा घर बिकने से बच गया। अलका बहू, अब तुम्हें समझ में आया कि तुम जिस धोखेबाज इंसान को घर बेच रही थी वो तो हमें इस घर से बेघर करने आया है। साक्षी ने तुम्हें अलमारी में से घर के कागज निकालते हुए देख लिया था, फिर इसने हमें फोन पर बताया कि हमारे पास कुछ फोटोकॉपी पड़ी थी। मैंने साक्षी को असली पेपर उठाकर फोटोकॉपी रखने के लिए कह दिया। तुमने मेरे से हस्ताक्षर लिए थे, वो मामूली फोटोकॉपी थी। असली कागज अभी भी मेरे अलमारी में पड़े हैं। और घनश्याम, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में हम पुलिस को बुला लेंगे और तुम्हें जेल हो जाएगी। बहू, तुम अपनी ससुराल को बेचने चली थी, कुछ तो सोचा होता। आज अगर असली कागजों पर साइन हो गए होते तो हमारे पास ये घर भी न रहता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नए घर का लालच आ गया था। घनश्याम वहाँ से मुंह लटकाता हुआ चला गया। अलका को अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए उसने अपने ससुराल वालों से माफी मांगी और उसके ससुराल वालों ने भी उसे माफ कर दिया। कुछ महीनों बाद पुराना घर ठीक होकर नए तरीके का बनकर तैयार हो गया। घर बड़ा था तो बिल्कुल नए आलीशान बंगले की तरह लग रहा था। अलका मन ही मन सोच रही थी कि वो अपने ससुराल को बेचकर एक छोटे से फ्लैट को खरीदकर बहुत खुश होना चाहती थी। आज उसे अपने ससुराल वाले घर की कीमत पता चल रही थी, जब सबके मुंह से वो अपने ससुराल वाले घर की तारीफ सुन रही थी। आज उसके इसी ससुराल की वजह से उसे गर्व महसूस हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि लुटेरी बहू के द्वारा कई शहरों में लूटपाट की खबरें मिल रही थी। आज लुटेरी बहू की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज लुटेरी बहू को अदालत में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस लुटेरी बहू का असली नाम चंदा है और ये अब तक 50 लोगों से झूठी शादी का नाटक करके दुल्हों को लूटकर भाग चुकी थी। लुटेरी बहू ने इस बार शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन मनोज को अपना निशाना बनाया था, पर वक्त रहते ही लुटेरी बहू के पहले पति मुकेश ने आकर इस शादी को रुकवा दिया। थैंक यू मुकेश, आज तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो वो लुटेरी बहू चंदा हम सबको लूटकर चंपत हो जाती। मुकेश, मैं चंदा से 1 महीना पहले ही मिला था और उसने मुझे बेवकूफ बनाना चाहा, पर ऐन मौके पर तुमने आकर उसके झूठ का भांडा फोड़ दिया और मुझे बचा लिया। पर तुम्हें तो शादी के 2 महीने बाद चंदा की सच्चाई पता चली थी। तुम उसके जाल में आखिर कैसे फंसे? वो मनहूस दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन चंदा पहली बार मेरी दुकान पर आई थी। अरे रंजन, पहले ये सलवार सूट इस सामने वाली अलमारी में लगा, उसके बाद बनारसी साड़ियां और दुपट्टे एक लाइन में लगाना, ठीक है? माँ, ये दुकान अच्छी दिखाई पड़ती है, यहाँ से ही साड़ी खरीद लो। तुम्हारे पैरों में भी दर्द है, और कितना चलोगी? जी आइए आइए, क्या दिखाना है मैडम? पहले 1 गिलास पानी मिलेगा। रंजन, मैडम को पानी पिलाओ। चंदा बेटी, तू मेरे लिए क्यों परेशान हो रही है? मैं तो ज्योति की शादी में कुछ भी पहन लूंगी। माँ, तुम्हारी बहन की इकलौती लड़की की शादी है, फिर भी तुम नई साड़ी नहीं पहनोगी? कैसी बातें करती हो माँ? मैं लेकर दे रही हूँ ना अपनी कमाई से। आखिर मेरी माँ तो सबसे सुंदर और अलग लगनी चाहिए। आंटी जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही कर रही है। शादी में तो नई साड़ी खरीदनी ही चाहिए। मैं आपको बढ़िया सी साड़ी दिखाता हूँ, ये देखिए। माँ, ये वाली तुम पर बहुत जचेगी, ये ले लेते हैं। सुनिए, आप ये तैयार करवा दीजिए। फॉल और ब्लाउज के साथ कब तक तैयार हो जाएगी? जी कल शाम को आप ले लीजिएगा। और आपके लिए कुछ डिजाइनर सूट या साड़ी कुछ दिखाऊं क्या? बहुत बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है। जी नहीं, अभी तो नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगी लेने। मैं साड़ी कल शाम को आपसे उठा लूंगी। अगले दिन चंदा अपनी माँ की साड़ी उठाने आती है। जी, वो साड़ी तैयार हो गई? हो चुकी है, बस लड़का ब्लाउज पर प्रेस के लिए गया है। 5 मिनट में आ जाएगा, आप बैठिए। कितने साल हो गए आपकी इस दुकान को? ये दुकान पहले मेरे पापा संभालते थे, उनके जाने के बाद से ही मैंने इस दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली। अब तो बहुत साल हो गए हैं इस दुकान को। आपके पिताजी, वो जो सामने तस्वीर है वो आपके पिताजी की है? जी मेरे पिताजी की है। वैसे पिता को खोने का दुख मैं जानती हूँ, क्योंकि अपने पिता को मैंने बचपन में ही खो दिया था। ये आपकी साड़ी पैक हो गई है, ये लीजिए। सॉरी, बस वो मैं शायद थोड़ा भावुक हो गई। थैंक यू, आपने एक दिन में ही साड़ी तैयार करवा दी। अब माँ ये नई साड़ी पहन लेंगी। मेरी तो कोई बात नहीं, कुछ भी पुराना। क्या हुआ मैडम, कुछ कमी है क्या साड़ी में? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, शुक्रिया। फिर उसके जाने के बाद क्या हुआ? चंदा भी अपने दिमाग से खेल रही थी। वो जानबूझकर उस दिन, मुकेश भैया, ये जो मैडम अभी आई थी अपना सामान भूल गई हैं। अरे अब कैसे उन तक पहुंचा जाए? अरे हाँ, उन्होंने अपना नंबर लिखवाया था। मैडम, हेलो मैडम, आपका कुछ सामान हमारी दुकान पर रह गया है।
ओह अच्छा, इसमें तो मेरा बहुत जरूरी काम का सामान है। आप एक काम कर सकते हैं, आप शाम को मेरे घर पहुंचा सकते हैं मेरा सामान। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए, मैं खुद आपको घर पर सामान दे आऊंगा। आप परेशान मत होइए। मैं शाम को चंदा के घर पहुंचा, पर मैंने देखा। माँ तुम समझते नहीं हो, वो एक नंबर का गुंडा है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। ये जरूरी तो नहीं कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है उसका कर्जा चुकाने के लिए तो मैं किसी के साथ भी शादी कर लूं। पर चंदा, हमें उसके 2 लाख रुपए अगले 2 दिन में लौटाने हैं, नहीं तो तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। अब ये मैडम आपका सामान जो हमारी दुकान पर रह गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई। माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। बस अभी चेकअप करवाकर डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं मैडम, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे किसी भी ग्राहक का सामान दुकान पर रह जाता है तो उसे संभाल कर रखना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर 1-2 दिन बाद चंदा अचानक मेरी दुकान पर आई। मुकेश जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं शहर में नई हूँ और किसी को भी नहीं जानती। मेरे पास एक सोने का कंगन है, यदि इसे रखकर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चंदा जी, आप घबराइए मत। आप मुझे शाम को कॉफी शॉप में मिलिए, वहीं बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। चंदा शाम को मुझे कॉफी शॉप में मिली और अपनी परेशानी बताई। न जाने मैं उसकी बातों में कैसे आता चला गया और फिर मैंने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। मुझे नहीं पता उसने उन 2 लाख रुपयों का क्या किया। उसके चेहरे में इतना भोलापन था कि उससे जुड़ने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और फिर धीरे धीरे चंदा और मैं नजदीक आने लगे और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। हम दोनों की शादी के बाद चंदा की माँ ने कहा कि वो अपने गांव जाकर रहना चाहती है और वो अपने गांव चली गई। और मेरी नासमझी देखो, मैंने ये तक नहीं पूछा कि आखिर वो किस गांव में रहती है। सभी रिश्तेदारों ने चंदा के मुंह दिखाई में रुपए और गहने दिए थे। माँ ने चंदा से कहा, चंदा बहू, ये तोहफे के जेवर और रुपए तुम अपने पास ही रखो और ये तिजोरी की चाबियां भी। अब इस घर को तुमने ही संभालना है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकूं। सब कुछ ठीक चल रहा था। चंदा भी उस वक्त ऐसे व्यवहार करती थी मानो कि वो कितनी अच्छी और संस्कारी पत्नी और बहू थी। हमें उस पर कभी भी शक नहीं हुआ। पर एक दिन अचानक। माँ कैसी हो तुम? अचानक, न कोई पता न कोई खबर। बस अचानक ही आना हुआ। तेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी तू कुछ दिन मेरे पास गांव में रह ले, फिर दामाद जी तुझे लेने आ जाएंगे। हाँ बहन जी, आप चंदा को ले जाओ, फिर कुछ दिनों बाद चंदा फोन कर देगी, मुकेश लेने आ जाएगा। पर माँ जी, आप अकेले कैसे सब कुछ? और माँ जी, ये गहने वगैरह आप ही रख लीजिए, मैं जब वापस आऊंगी तब तक आप संभाल लीजिए। चंदा, वो तेरे चाचा की बेटी शोभा का भी ब्याह है अगले हफ्ते, तो कुछ जेवर तू पहनने के लिए ले चल। हाँ चंदा बहू, ये जेवर तुम लेती जाओ और ये 20,000 रुपए भी खर्चे के मेरी तरफ से रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। चंदा, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अब तो इस घर को और मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। बस वो आखिरी पल था जब चंदा को मैंने अपने घर से जाते देखा। उसके जाने के बाद माँ और मैं बहुत परेशान हुए। चंदा का फोन स्विच ऑफ था। कोई गांव, कोई शहर, किसी जगह का पता हो तब तो ढूंढते। चंदा ने एक झटका और दिया। मेरी दुकान और मकान के कागज उसे तिजोरी में मिल गए थे। वो सब कुछ धोखे से बेचकर हमारा सब कुछ लूट कर ले गई, वो लुटेरी बहू। और ये सदमा मेरी माँ नहीं झेल पाई और इस दुनिया से चली गई। क्यों धोखा देते हैं लोग? क्यों किसी के जज्बातों से खेलते हुए उन्हें लज्जा नहीं आती? अपनी आप बीती सुनाते सुनाते मुकेश भावुक हो जाता है और रोने लगता है। मनोज उसे हिम्मत देता है। तुम चिंता मत करो मुकेश, हिम्मत से काम लो। उस लुटेरी बहू चंदा और उसकी माँ को आज अदालत में सजा सुनाई जाएगी और भगवान धोखेबाज को जरूर सजा देते हैं, हमेशा याद रखना। चलो, हमें अदालत पहुंचना है। मुकेश और मनोज अदालत पहुंचते हैं। चंदा और उसकी माँ को लोगों को ठगने और लूटने के इल्जाम में सजा मिल जाती है। चंदा मुकेश से माफी मांगती है पर मुकेश अदालत से बाहर आ जाता है। शायद आज चंदा को अपने गुनाहों की सजा मिलते देख उसे सुकून था और उसकी माँ की आत्मा को भी आज शांति मिली होगी। दुनिया में ऐसे बहुत से ठग रोजाना ही मुकेश और मनोज जैसे लोगों को फंसाने की फिराक में रहते हैं। उनसे सावधान रहने का एक ही उपाय है कि रिश्तों को जोड़ने से पहले व्यक्ति और उसके परिवार की पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है।